Good afternoon. Good afternoon, everyone. Myself, Sumit Garg. Once again, welcome to you on this CASA platform. And today we are discussing, first of all, Happy Independence Day to all. And we are going to discuss financial freedom plan with our expert CA Harshit Mahavarji. So we will discuss in detail what are the how we can make our financial planning for the future so that we can keep ourselves happy in the present time. So I request Harshit ji to take over the technical session and elaborate that in detail. Over to you, Harshit bhai. Hello, good afternoon all. Happy 75th Independence Day to all the participants. I would also like to thank CASA team and Sumit Garg for inviting me and giving me opportunity to speak on this wonderful topic on which many investors want to know about it and want how to be financially free. So let's start with हम try करेंगे कि थोड़ा interesting बनाने का मैं practical details आपको share करूँगा so that आप उसको ज़्यादा better understand कर सकते हैं. So we'll start with about investing in mutual funds, bonds, equities, and all. So on this occasion of 75th Independence Day, काफी सब अच्छा प्राइड लगता है to be free. जैसे इंडिपेंडेंस के टाइम अपने को प्राइड होता है, ऐसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी अगर अपना हो जाए तो that would be very much better. सो इंडिपेंडेंस जैसे बहुत बहुत स्मॉल स्टेप्स लेके लड़ा गया था, उसके बाद हमने एक फ्रीडम पाई थी. ऐसे ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए भी हमें काफी सारे स्मॉल स्टेप्स अगर लेते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए और जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा गाइडेंस मिलता है तो हम भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं. तो टू बी फाइनेंशियली फ्री हमें स्टार्ट अर्ली करना है. तो हमने ऑन 15th अगस्त हमने 15 पॉइंटर्स मेंशन किए कि जिससे कि हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं. हमें स्टार्ट अर्ली करना है, हमें स्मॉल स्टेप्स लेने हैं. लमसम के थ्रू भी हम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, एसआईपी के थ्रू भी. मैं इसको आगे भी जानूंगा कि हमने इस स्लाइड्स को काफी इजी बना रखा है कि ऑन डिस्क्राइबिंग ईच एंड एवरी स्टेप. तो अपने को इन्वेस्ट करना है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, अपने को फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, रिस्क को मैनेज करके रिड्यूस करना है, अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करना है. एसेट एलोकेशन का रोल बहुत ज्यादा है इक्विटी डेट बॉन्ड्स में. हमें ट्राई करना है कि अपना स्पेंडिंग कम से कम हो, हमारे पास लोन और इंटरेस्ट कॉस्ट कम से कम हो और हम ईएमआईज को एसआईपीज में कन्वर्ट कर सकें. हमें अनसर्टेनिटीज के लिए, जैसे कोविड आया था, ऐसे बहुत सारी लाइफ में अनसर्टेनिटीज होती हैं, तो हमें अनसर्टेनिटीज के लिए भी अपना लिक्विड फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से प्लानिंग करना चाहिए. हमें एप्रिशिएटिंग एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि जिसकी वैल्यू एनहांस हो वर्सेस की डेप्रिशिएटिंग एसेट. एंड स्टार्ट अर्ली करेंगे. हेल्दी इन्वेस्टिंग हैबिट्स बनाना है, अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग देना है कि हम कैसे उनको भी फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए ट्रेन करना है. डिसिप्लिन होना चाहिए हमारी इन्वेस्टिंग में और हमारे पास एक सोर्स ऑफ अर्निंग की जगह मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स के लिए हमें ट्राई करना चाहिए और पैसिव इन्वेस्टिंग के लिए. तो आप सभी लोग वॉच करते होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में. तो मैंने ट्राई करा है कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स को एक साथ प्रेजेंट करने के लिए. सबका इन्वेस्टिंग स्टाइल माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है. तो यहाँ पर से जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जैसे जेठालाल, तो ये क्या है, एग्रेसिव इन्वेस्टर है बिकॉज इनके पास पैसे बहुत हैं. तो ये बड़े बेट्स लगाते हैं, तो ये क्या है, एग्रेसिव इन्वेस्टिंग स्टाइल है. तो ये ट्राई तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कौन कौन से एसेट क्लासेस होते हैं. तो स्टार्ट में कर रहा हूँ कि कौन से एसेट क्लास में अगर ये लगाना चाहिए अगर ये इस टाइप के इन्वेस्टर है तो, बिकॉज इनके पास ऑलरेडी गुड फाइनेंशियल बैकिंग है. तो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और एग्रेसिव इक्विटी फंड्स की तरफ इनका रुझान जो है ज्यादा होगा. दूसरा है भिड़े भाई क्या है, डिफेंसिव अप्रोच के इन्वेस्टर है बहुत. तो ये क्या रखेंगे, पैसे को अपने को कैश में, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग में रखना पसंद करेंगे. देन इज मिस्टर अय्यर क्या है, साइंटिस्ट हैं, तो इनको क्या एजुकेशन और नॉलेज काफी ज्यादा है. तो ये क्या है, स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहेंगे और अपने को ट्राई करेंगे स्मार्ट इन्वेस्टिंग के लिए. तो ये लार्ज कैप्स, अब ये अपना पोर्टफोलियो इनका पूरा डाइवर्सिफाइड वाला होगा जिसमें कि मिड कैप, स्मॉल कैप्स, डेट, म्यूचुअल फंड्स काफी सारे होंगे. देन डॉक्टर हाथी क्या है, डॉक्टर हाथी के पास फाइनेंशियल इनफ्लोज काफी ज्यादा है बिकॉज इज अ डॉक्टर और इनके पास इनफ्लोज काफी ज्यादा आ रहे हैं जो कि रेगुलर इनकम इनके पास आ रही है. तो ये और इनका जो लाइफस्टाइल है ये थोड़ा पार्टीज और फूड बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं. तो ये चाहेंगे बिकॉज इनके पास लमसम इकट्ठा पैसा है, तो इकट्ठा पैसा डाल के प्लस इस आगे के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल टाइप का
प्लान करना चाहेंगे कि मेरे पास हर मंथली कुछ ना कुछ पैसे आते रहे जिसको मैं अपने लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग उसको स्पेंड कर सकता हूँ। देन इज मिस्टर पोपटलाल, जिनकी मैरिज के लिए काफी ज्यादा है इनका, तो ये चाहेंगे कि अपनी वाइफ के लिए कि मेरे पास सोना हो लेने के लिए, तो ये इनका रुझान जो होगा वो गोल्ड बॉन्ड्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की तरफ इनका एलोकेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है। देन आ जाती है हमारी टप्पू सेना। टप्पू सिन्हा एज यंग इन्वेस्टर्स, जो कि आज की अकॉर्डिंग ये जो देखेंगे ये डायरेक्ट इक्विटीज, ऑप्शंस और उसके थ्रू ज्यादा जाना चाहेंगे, जो कि फैंसी टाइप के प्रोडक्ट्स इनको ज्यादा रहेंगे। और ये दे विल ट्राई टू गो फॉर हाई रिटर्न्स। और बट बीइंग यंग इन्होंने लाइफ साइकिल्स ऑफ इन्वेस्टिंग नहीं देखा है, तो दे आर टेकिंग मोर रिस्क। तो हम जानना आगे चल के देखेंगे कैसे इन सबको क्लब करके हम एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये डिफरेंट इन्वेस्टर्स जो अभी सोच रहे हैं वर्सेस आगे चल के हमारा थिंकिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा कि हमें आइडियली कैसे करना चाहिए। तो देन हमें इन्वेस्टमेंट्स क्यों करने चाहिए? जनरली लोग क्या है आज की डेट में वेग इन्वेस्टिंग करते हैं कि वो विदाउट प्रॉपर प्लानिंग इन्वेस्टिंग करते हैं। तो अपने को इन्वेस्टिंग क्या है, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग ही जनरली प्रेफरेबल होता है कि मेरे लाइफ साइकिल में बहुत सारे गोल्स होते हैं जिनका कुछ फिक्स टाइम पीरियड पे जो होने ही होने हैं। जस्ट लाइक चाइल्ड का हायर एजुकेशन, कि अगर मेरा चाइल्ड 18 से 20 इयर्स के आसपास है, 17 से 20 के नियर अबाउट, तो वहां पर मेरे को लमसम फंड्स का रिक्वायरमेंट होता है उसके कॉलेज की फीस के लिए। देन चाइल्ड का मैरिज जो कि 25 से 30 इयर्स के रेंज में रहता है, तो वहां पर मेरे को लमसम पैसे का रिक्वायरमेंट होता है। देन 60 इयर्स के बाद जो रिटायरमेंट वाले हैं, तो वहां पर उनको रेगुलर कैश इनफ्लोज की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज अभी इनका पीरियड जो है अर्निंग्स का है, एंड देन इनका पीरियड जो होगा विड्रॉल का होगा। तो हम जानते हैं कि प्लस हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए जो सबसे बड़ा अपना हर्डल है दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से क्या है, महंगाई आपने नाम सुन ही रखा होगा, तो महंगाई काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो अपने गोल को अचीव करने के लिए जो बिगेस्ट हर्डल है इन्फ्लेशन है। सो अगर हम देखते हैं पहले 1990s में जो पेट्रोल का रेट 9.84 रुपीज था, तो अपने कार का भी काफी पेट्रोल बढ़ जाता था, वर्सेस आज की रेट में 100 से ऊपर ये रेस कर चुका है, तो अपना बाइक का भी टैंक फुल नहीं होता। तो यहाँ पर नियर अबाउट इन्फ्लेशन है 1990 से अब तक का 8%। मिल्क जो कि 6 रुपीज का था, वो आज के डेट में उसका एवरेज प्राइस है 50 से 60 रुपीज, तो यहाँ पर 8% का इन्फ्लेशन है। And there are other asset classes also. So as per RBI estimates, last 30 years में inflation has grown near about 6.5%. और एक ऐसे इन्फ्लेशन हमारी पैसे की वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है कि जहां पर अगर मेरे पास 1990 से 1 लाख रुपए थे, तो आज उसकी वैल्यू खाली 12,000 रुपए ही है। तो अपनी पैसे अगर मैं सेविंग बैंक अपने कैश रखता हूँ अपने पास, तो मैं अगर बाजार सामान लेने जाता हूँ तो उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो हमको कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए कि अपने पैसे की वैल्यू एटलीस्ट मेंटेन रहे और इंक्रीज भी हो। Plus there are inflation and various asset classes, just like मैं household expense मेरा 2020 में 2010 में मेरा 20,000 का खर्चा होता था, 2020 में मेरा एक्सपेंस 35,000 का, और यही अगर ऐसे रेट से ग्रो हुआ तो 75,000 तक भी मेरा एक्सपेंडिचर हो सकता है। देन हायर एजुकेशन के लिए जहाँ पर 6 लाख रुपीस का फीस लगता है 2010 में, वर्सेस बिग एमबीए इंस्टीट्यूशंस 23 लाख का लग रहा है, और ये भी सब्सटैंशियली इंक्रीज हो सकता है। तो एंड देन फॉर मैरिज अगर मैं सेम बैंकेट, सेम कैटरर, सब कुछ सेम रखता हूँ, तो मेरी मैरिज एक्सपेंस की कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। जहाँ 6.7 लाख रखते थे, वही 2019-20 में इट्स 12 to 15 lakhs, एंड सेम दैट इज ग्रोइंग टू विल ग्रो टू 26 to 30 lakhs ऑन एन एवरेज एस्टिमेट बेसिस। तो यहाँ पर बेसिक एक्सप्लेन करने का लॉजिक ये है कि पैसे जो अपने को हमें जो प्लान करना है, गोल बेस्ड प्लानिंग करनी है, वो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है कि बिकॉज अपना गोल हमें आगे के लिए ज्यादा पैसे का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। देन राइट वे क्या है इन्वेस्टिंग करने का? राइट वे है कि स्टार्ट अर्ली, कि हमें जल्दी स्टार्ट करना है, राइट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, रेगुलरली सेव करना है, जिससे कि हमारा गोल जो है वो अचीव हो जाएगा। तो ये टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है। अब हमने यहाँ पर दो इन्वेस्टर्स को यूज करा गया है कि जनरली इंडियंस का टेंडेंसी, अगर आप देखते हो तो इंडियन का टेंडेंसी होता है डिले करने का। नहीं, आज नहीं, हम 1 महीने बाद करते हैं, 1 साल बाद करते हैं, तो डिले करने का। तो दो इन्वेस्टर्स को लिया गया है जो कि अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। वन इज मिस्टर अली जो कि यंग एज वाले 25 ईयर्स, और वन इज मिस्टर लेट जो कि 45 ईयर्स के। उन्होंने थोड़ा डिले प्लान किया। अब मिस्टर अली इज प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, तो इनके पास 35 ईयर्स है। इन्होंने स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट किया है विथ ओनली 10,000 रुपीज। तो इन्होंने 1 साल में इन्वेस्टमेंट किया 10,000 इंटू 12, 1,20,000। 35 साल का इन्वेस्टमेंट हुआ इनका 42 lakhs। तो इनका वेल्थ एट द एज ऑफ 60 एट 15% CAGR होता है 11.41 करोड़।
वर्सेस जो कि बहुत सब्सटैंशियल है, वर्सेस मिस्टर लेट जो इन्होंने थोड़ा डिले स्टार्ट किया क्योंकि इनको फाइनेंशियल प्लानिंग का इतना नॉलेज नहीं था, इन्होंने डिले स्टार्ट किया, इनका एज है 20, इन्होंने स्टार्ट किया इससे काफी ज्यादा से 2.5 गुना से 2 25,000 रुपए मंथली का SIP स्टार्ट किया और 15 ईयर्स के लिए करा। एक साल में हुआ 25,000 इंटू 12 3 लाख रुपीज, फॉर 15 ईयर्स हुआ 45 लाख। इनकी वैल्यू जो बनती है 1.54 करोड़ रुपीज बनती है। तो अगर मैं स्टैंड अलोन बेसिस में देखता हूँ मेरे 45 लाख के 1.5 करोड़ रुपए बन गए, मेरे को स्टैंड अलोन में काफी ज्यादा लगेगा, बट अगर मैं इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पर क्या है, नियर अबाउट 10 करोड़ रुपए का डिफरेंस हो गया। अगर आप देखोगे इन्होंने इन्होंने ज्यादा पैसे भी लगाए तब भी इनकी वैल्यू कम बनी, इन्होंने कम पैसे लगाए इनकी वैल्यू ज्यादा बनी, क्योंकि क्या है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हम आगे चल के देखेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से क्या होता है कि मेरा जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मेरा आना जाता है। जैसे हमने बचपन में पढ़ा होगा चक्रवर्ती ब्याज, तो दैट इज नथिंग बट दिस इज। तो बेसिकली अपने को करना है, अपने को स्टार्ट अर्ली, जब हमें पता चला हमें तभी स्टार्ट करना चाहिए, और राइट एसेट क्लास में। अब राइट एसेट क्लास देखते हैं कि राइट एसेट क्लास क्या होती है। राइट एसेट क्लास वो होती है जो कि हमें इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स दे। अगर मैं बोलता हूँ कि दो तरह के रिटर्न्स होते हैं जो हमें देखने चाहिए, एक होता है एक्चुअल गेन और दूसरा होता है रियल रिटर्न्स। तो ये डेटा ले रखा है 1981 से मार्च 20 तक का। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर आप बोलोगे मेरे से कि गोल्ड में पैसा बना है, आई विल से हाँ गोल्ड में पैसा बना है, सिल्वर में भी बना है, बैंक डिपॉजिट्स में बना है, डेट फंड्स कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में भी बना है। तो बट हमें कैलकुलेट करना चाहिए कि हमने कितना एक्चुअल में रिटर्न कमाया है। तो इन्फ्लेशन का रेट अगर 5.7% था तो गोल्ड ने अपने को 8.2% का रिटर्न बना के दिया, तो वर्सेस इन्फ्लेशन इसने कितना एक्स्ट्रा बना के दिया, 2.3%। देन सिल्वर में अपने को रिटर्न बना है 7.4% वर्सेस इन्फ्लेशन कितने बना के दिया, 1.56%। देन बैंक डिपॉजिट्स में अपने को 8.3% रिटर्न मिला है और वर्सेस इन्फ्लेशन कितना है, 2.5%। बट आज की रेट में अगर मैं बोलता हूँ तो मेरे को डिपॉजिट्स में FD में मेरे को निगेटिव रिटर्न आ रहा है। उसका लॉजिक ये है कि अगर मेरा इन्फ्लेशन 6.5% के अप्रॉक्स है और मेरे को FD में 5% मिल रहा है और नेट ऑफ टैक्स 30% टैक्स ब्रैकेट में अगर कोई SSC है तो उसको नेट ऑफ टैक्स खाली 3.5% मिल रहा है, और FD में उसका इन्फ्लेशन 6.5% तो उसको नेगेटिव 3% रिटर्न उसके पास आ रहा है। सेंसेक्स ने कितना रिटर्न बना के दिया, सेंसेक्स ने रिटर्न नियर अबाउट 14% बना के दिया और वर्सेस इन्फ्लेशन इसने 7.9% रिटर्न बना के दिए हैं। तो डिफरेंट एसेट क्लासेस है जिसने कितना कितना रिटर्न बना के दिया। तो वही की पैसा अगर 1,000 रुपए किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू हो जाती है 8,000 रुपए, गोल्ड में हो जाते हैं उसके 21,000 रुपए, बैंक डिपॉजिट्स में 22,000 और सेंसेक्स में रिपोर्ट 1,63,000। तो 1 लाख की वैल्यू would have become 1,63 lakhs as of 31st March 20। तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल डिफरेंस है, यहाँ से नियर अबाउट 8 टाइम्स का डिफरेंस है। तो अगर मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करनी है तो मेरे को ऐसे एसेट क्लास में पैसे डालने चाहिए जो एटलीस्ट इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे और अपने को बेटर इन्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग रिटर्न्स दे। तो ये एविडेंट है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ने इन्फ्लेशन को बीट करा है बहुत ही हाई मार्जिन से और बेटर रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ देता है, और ये काफी लिक्विड, ट्रांसपेरेंट और कन्वीनियंस आप मंथली बेसिस ऑफ इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। प्लस दूसरा मैं आपको ये भी चीज बताना चाहूंगा कि जनरली लोग सोचते हैं कि इक्विटी मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स रिस्की हैं। तो मैं अगर बोलता हूँ रिस्क भी है, अगर ये एसेट क्लास 20% करेक्ट भी हो गया तो वर्सेस अदर एसेट क्लासेस ने लॉन्ग टर्म में इसमें बहुत ज्यादा बेटर रिटर्न दिए। अगर 1,60,000 का अगर 130 भी हो जाता है तब भी मैं बोलूंगा 22,000 वर्सेस 1,30,000 तो मेरे को इतना सब्सटैंशियल रिटर्न्स मिले हैं। अब SIP का मीनिंग क्या है? SIP का मीनिंग कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स की ये एक तरीका है इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड्स में, कि अगर हम एक SIP इन्वेस्टर को लेते हैं जो कि हर मंथली 1,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, जस्ट लाइक इट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1,000 रुपीज 1,000 रुपीज। तो फर्स्ट में रेट था जो 10 रुपीज था, तो यूनिट्स स्पॉट हुई 100 यूनिट्स। म्यूचुअल फंड्स में आपको यूनिट्स अलॉट होती हैं, 100 यूनिट्स स्पॉट हुई। जब मार्केट नीचे आया तो SIP इन्वेस्टर का मार्केट नीचे आने पे भी फायदा होता है कि 8 रुपीज पे यूनिट आई है, मेरे को कितना 125 ज्यादा यूनिट्स मिली। फिर मार्केट ऊपर चला गया 11 तो मेरे को 90 यूनिट्स मिला, तो मेरे को एवरेज 427 यूनिट्स मिले और मेरे को एवरेज 9.36 रुपीज का मेरे को एवरेज पड़ा। तो SIP में क्या होता है, वेटेड एवरेज हो जाता है। प्लस जब मार्केट अगर ऊपर चल जाएगा तो मेरे को सब पे फायदा हो जाएगा, मार्केट से 20 रुपीज, 30 रुपीज, 15 रुपीज, 40 वॉट एवर बी द अमाउंट,
तो मेरे को फायदा सब में हो जाएगा, बट सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ पर आता है, 8 रुपीज मार्केट नीचे है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में एक चीज और करनी चाहिए, जब मार्केट नीचे है तो आप लमसम टॉपअप्स भी मार सकते हैं, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। राइजिंग मार्केट में क्या होता है, आपको यूनिट्स कम मिलती है, मार्केट कम नीचे होता है तो आपको यूनिट्स ज्यादा मिलती है। एसआईपी का बेनिफिट क्या है कि इससे आपका रिस्क जो है रिड्यूस हो जाता है। देन इंडियन सारे इन्वेस्टर का मोस्टली स्ट्रैटेजी होता है कि मेरे को मार्केट को टाइम करना है। आइडली क्या है, मार्केट टाइम इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। आप कुछ सिनेरियोस में टाइम कर सकते हैं, बट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम में इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बट इसमें ये एक थीम दिखाया है कि अगर 3 तरह के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करा, एक इन्वेस्टर वो है जो कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सेंस हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सेंसेक्स में एवरी टाइम इन्वेस्ट कर रहा है सिंस 1988 से मई 2020। उसने कितना रिटर्न बनाया, 10.47% CAGR रिटर्न। जिसने लोएस्ट पॉइंट ऑफ व्यू सेंसेक्स में रिटर्न बनाया उसने 12.65%, और जिसने एवरेज इन दोनों का फर्स्ट डे ऑफ मंथ पे इन्वेस्ट करा उसको 11.62%, मतलब इन दोनों का एवरेज रिटर्न मिल गया। और इतना सब कुछ करने से उसने कितना परसेंट CAGR रिटर्न एक्स्ट्रा बनाया, 2.2% CAGR रिटर्न। तो अपने को क्या प्लान करना है कि अगर हम SIP मोड में भी इन्वेस्टिंग करते हैं तब भी हम एक डिसेंट रिटर्न्स बना सकते हैं। देन ये सेंसेक्स के रिटर्न्स हैं ओवर 42 इयर्स का CAGR रिटर्न कितना बनाया है। तो मैं एक चीज आपको और बोलना चाहूंगा, ये मैंने रिटर्न्स में ले रखे हैं एस्टिमेटेड, ये मई 2020 के हैं जब मार्केट नीचे था। अगर आज के सिनेरियो पे रिटर्न देखेंगे तो सब्सटैंशियल यहाँ से भी इंक्रीज आ जाएगा, क्योंकि तब से सेंसेक्स 25-30,000 से अब नियर अबाउट ट्रेडिंग एट 55,000 52-55,000 के रेंज में। तो वही दिखा है 42 इयर्स में सेंसेक्स ने कितने रिटर्न्स बना के दिए हैं, 16% CAGR के अकॉर्डिंग। तो जहां 100 रुपीज का सेंसेक्स था वो आज के डेट में 55,000 रुपीज है। तो जिसने 1 लाख रुपए लगाए उसकी वैल्यू नियर अबाउट 5 करोड़ रुपए हो गया, इवन इन सेंसेक्स ओनली। अब SIP का मतलब क्या है, SIP एक टूल है जो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमैटिक पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू। बेनिफिट्स क्या है SIP के, आपको डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग रहता है, आपको मार्केट बार बार देखना नहीं पड़ता, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशंस के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो, आपको वोलेटिलिटी का सामना नहीं करना पड़ता मार्केट की, और आप बेनिफिट मिलते हैं आपको कंपाउंडिंग के। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, स्मॉल स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर से भी काफी बड़ा ओशन की तरफ हम जा सकते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा भी सेव करेंगे तब भी हम अच्छा फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं। ये बोला है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट जनरली रिस्की नहीं है लॉन्ग टर्म में के लिए में, अगर आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहां ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, बट आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करते हो तो ये एक SIP का परफॉर्मेंस है एवरेज एज ऑफ मई 2020, जबकि मार्केट नीचे जाए तब का परफॉर्मेंस ही दिखा है। अब आज की डेट में सिनेरियो लूंगा तो इसका रिटर्न सब्सटैंशियली वहां से भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो किसी ने इन्वेस्ट किया 25,000 पर मंथ और 15 इयर्स के लिए करा, 1 साल में हुआ 3 लाख, 15 साल में 45 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1.1 करोड़ से नियर अबाउट ऑन एन एवरेज कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो जो कि सब्सटैंशियल रिटर्न है एट 11% CAGR का एज ऑफ मई 2020। आज की डेट में इसका रिटर्न्स और काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब बेनिफिट्स क्या है लॉन्ग टर्म SIP का, बिकॉज सारे इंडिविजुअल्स का डिफरेंट डिफरेंट गोल है। किसी का गोल है कि मेरे को 1 करोड़ रुपए बनाने हैं, कि मेरे लिए गोल है कि आई वांट टू बी अ करोड़पति। मेरे दूसरा गोल है कि मेरे को घर खरीदना है, कोई जिसका घर का कॉस्टिंग 1 करोड़ 2 करोड़, या मेरा कुछ और अलग ड्रीम है, तो मेरे को अपने अकॉर्डिंग अलग अलग इन्वेस्टिंग करना है। तो ये सिनेरियोस लेके दिखा रखे हैं कि अपने को क्या रिटर्न्स आ जाए सो दैट मेरा गोल जो है वो अचीव हो सकता है। तो अगर मेरे को 8% CAGR अगर मैंने 25,000 रुपए इन्वेस्ट करे 12 महीने के लिए तो 3 लाख रुपए, 3 लाख की वैल्यू जो हो जा 3 लाख इंटू 20 है 60 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया एट 8% CAGR, उसकी वैल्यू हो जाती है 1.43 करोड़। 12% CAGR की वैल्यू हो जाती है 2.3 करोड़ और 15% CAGR बन जाता है 3.32 करोड़। तो एवरेज अगर हमें इन्फ्लेशन प्लस 7%, जनरली इक्विटी मार्केट्स जो रिटर्न्स देते हैं जो पास्ट ट्रेंड में दिए हैं वो इन्फ्लेशन प्लस 7%, जो कि हमने पहले एग्जाम्पल में भी देखा था। तो जहां पे इन्फ्लेशन पहले 60% 6-7% के आसपास था, तो इक्विटी मार्केट्स ने 6% प्लस 7% मतलब 13% 14% का रिटर्न दिया है। अगर इन्फ्लेशन रेट्स आगे 4% पे भी आ जाते हैं, इंटरेस्ट और डिक्लाइन हो जाता है,
तो भी अपने को 4+7 नियर 10-11% का हम इजिली रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं इक्विटी से। तो हम ये डिफरेंट सिनेरियोज है, अगर इसमें से अपने को ज्यादा रिटर्न मिल जाए जैसे कि पहले मिला है तो दैट वुड बी वेरी गुड, बट अगर को अपने को इन बिटवीन कुछ रेंज का मिल जाए तब भी हमारे गोल्स जो है वो अचीव हो सकते हैं। ये सिनेरियो दिखाए गए डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम से कि हम कितने का प्लान करना है, जिसके 2 करोड़ का किसी का गोल है तो उसके लिए उसको कितने का एसआईपी का रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए एट 8% CAGR 34,000 का एसआईपी, 12% CAGR के लिए 21,000 का एसआईपी। तो अगर किसी को एंड बिटवीन भी रिटर्न मिल जाता है 8 से 10 टके का, तो 25 से 30,000 का एक आइडियल एसआईपी है 2 करोड़ का। 1 करोड़ के लिए नियर अबाउट 10 to 17,000 के बीच में, 5 करोड़ के लिए 60 to 80,000 के नियर अबाउट एसआईपी का रिक्वायरमेंट। सो दैट डिपेंड्स कि अगर किसको 50 लाख का गोल है तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करने से एक्चुअली हमारा माइंड में पिक्चर जो है वो दैट इज मोर क्लियर एंड एवरीथिंग इज नाउ ऑनलाइन। आप अपने गोल्स को ट्रैक कर सकते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट के थ्रू। दे आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल विद अस, जिससे कि आप अपने गोल्स को ट्रैक कर सकते हैं कि मेरे एसआईपी की वैल्यू कितनी है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितना है, कितना मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, ईयर ऑन ईयर उसका परफॉर्मेंस क्या है, आपको मोबाइल ऐप और वेबसाइट का एक्सेस मिल जाता है। Then there are multiple goals जिसके लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं। Just like I told you, there are goals like I want to be a करोड़पति, मेरे को ड्रीम हाउस खरीदना है, बच्चों के एजुकेशन के लिए मेरे को प्लान करना है, मेरे को रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है। सो एंड देन आई वांट टू फॉरेन ट्रिप, मेरे को गाड़ी लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट गोल बेस्ड प्लानिंग कर सकते हैं। देन इक्विटी इन्वेस्टिंग का कि अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड्स मनी है मोस्टली इन्वेस्टेड इन इक्विटीज। सो हाउ इक्विटीज, अगर आप देखोगे कुछ स्टॉक्स ने काफी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं, क्रिएटेड वेल्थ फॉर द इन्वेस्टर्स जस्ट लाइक इन्फोसिस, TCS, HDFC बैंक, HUL, एशियन पेंट्स एंड ऑल। तो कंपनीज व्हिच आर हैविंग गुड बैलेंस शीट, जिसका ग्रोथ ट्रेंड अच्छा है, रीजनेबल वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो उससे इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा डिविडेंड और स्टॉक्स प्राइस इंक्रीज के फॉर्म में बना के दिया है। बट डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग आई वुड से इज मोर रिस्की, बिकॉज वहां पर आपको बैलेंस शीट से सारा पढ़ना पड़ता है। तो बेटर टू इन्वेस्ट विद क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो, जहां पर फंड मैनेजर इज डूइंग एवरीथिंग फॉर यू, एंड दीज आर नॉट स्टॉक्स रिकमेंडेशन, जस्ट विजुअली थिंक कि कैसे स्टॉक्स ने कुछ ने रिटर्न्स बना के दिए हैं। Then there are multiple solutions available कि जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक कोटक, HDFC, ICICI, L&T, टाटा, निप्पॉन, IDFC, तो ये सारे पोर्टफोलियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। देन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक जो हमने पहले देखा था या फिर आपने जो सुना होगा कि इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। सो देयर आर सम मॉडल पोर्टफोलियोज और कई सारे पोर्टफोलियोज हैं जिसके थ्रू हमने प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे हम लोअर रिस्क को लेते हुए अपना हायर रिटर्न बनाने का कोशिश करें। और जनरली क्या क्या पैरामीटर्स आप जनरली देखने चाहिए कि जब भी हमें इन्वेस्टिंग करना है तो उसके लिए पैरामीटर्स होने चाहिए कि कितना रिटर्न, अपने को कितना रिटर्न आ रहा है, रिस्क और वोलेटिलिटी इन द इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारा कैपिटल सेफ है या नहीं, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स एफिशिएंट है, और अगर हमें फंड्स का रिक्वायरमेंट तो हम विड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, हमका 1 करोड़ रुपए लगा हुआ है, तो मैं ये नहीं बोल सकता आई एम सेलिंग वन रूम, तो वहां पर फंजिबल नहीं, मतलब डिविजिबल नहीं है प्रोडक्ट। बट इक्विटीज में क्या है, अगर आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो आप उसको पार्ट्स में भी रिडीम कर सकते हैं। देन वी फॉलो बेसिकली एक्सटेंसिव रिसर्च, जिससे कि हम अच्छे रिटर्न्स दे पाए विद लोअर रिस्क, अपना कैपिटल सेफ हो और टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स एफिशिएंट हो। So there are multiple portfolios available की जो कि investor wise portfolios available हैं, that is for aggressive, moderate, conservative investors, 60% equity, 40% debt, 100% equity, 20 equity, 60 debt. So different category of investors के लिए अलग-अलग portfolios हैं. So there are also solutions कि आप अपने goal based investing के लिए अलग-अलग portfolios में choose कर सकते हैं कि मेरा retirement का goal है, मेरे पास देन मेरे को गाड़ी खरीदना है, ज्यादा रिटर्न्स आ गए तो मैं ज्यादा बड़ी गाड़ी ले सकता हूँ, तो आप एग्रेसिव पोर्टफोलियोज के थ्रू जा सकते हो। आपका रिटायरमेंट का प्लानिंग है जहाँ पर 70 इक्विटी 30 डेट, इस टाइप से आप अलग अलग गोल्स बेसिस के लिए अलग अलग इन्वेस्टिंग कर सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल पोर्टफोलियोज अवेलेबल। देन इक्विटी मार्केट्स टेंड टू बी, अगर आप देखेंगे कि लोगों को डर क्या लगता है कि मार्केट कहीं गिर ना जाए,
क्या मेरा पैसा की वैल्यू क्या रहेगी। तो जनरली की ट्रेंड है इक्विटी मार्केट्स का, ट्रेंड तो है अप ट्रेंडिंग, बट देयर विल बी फॉल्स दैट विल गोइंग टू हैपन, कि दैट इज द नेचर ऑफ द मार्केट, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स तो चलता रहेगा। अब यू कैन सी देयर आर टू लाइंस, वन इज रेड लाइन जो जिसमें कि बहुत ही शार्प ट्रेंड्स हैं, रेड लाइंस मतलब ऊपर नीचे काफी ज्यादा है। देन देयर इज अ ब्लू लाइन, blue line you can see that is more peaceful and calm, so that is through asset allocation between debt, equity, bonds and all. So ये सारी टेक्निक्स हम हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू हम बताते हैं कि आपको एसेट एलोकेशन आपका क्या रहना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे मार्केट्स में अगर डिक्लाइन भी आया तो दैट इज फॉल इज वेरी लेस, और अप ट्रेंडिंग में वी आर मैचिंग विद द रिटर्न जो कि बाकी अगर 100% इक्विटी में दिया है। तो अपने पोर्टफोलियो अगर हम ऐसे कुछ कर सकते हैं तो मार्केट की वोलेटिलिटी से भी हम बच सकते हैं और अपना अच्छा रिटर्न भी बना सकते हैं। इट इज गोल बेस्ड प्लानिंग, व्हाट आई सी, कि बहुत सारे गोल्स होते हैं कि मैंने अभी स्टार्ट करा अर्निंग, मेरे को घर लेना है, गाड़ी लेनी, तो देयर आर डिफरेंट टूल्स जिसके थ्रू आप देख सकते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। तो आप यहाँ पर जाके फाइनेंशियल गोल प्लानिंग है जिसमें आप अमाउंट डाल सकते हो कि मेरे को इतना पैसा इकट्ठा करना है, उसके लिए मेरे को कितना SIP का रिक्वायरमेंट है। तो ऑन द साइड यू कैन सी देयर आर टूल्स फॉर SIP प्लानर, यू कैन क्लिक ऑन SIP planner. If you will punch I want to invest 20,000 rupees, expected rate is 10 and I want for 10 years, then it will show कि उसके लिए मेरा कितना पैसा इकट्ठा होगा, उसकी अगली वैल्यू मेरी क्या होगी। 10% CAGR, 25,000 रुपए ने इन्वेस्ट किए फॉर 10 years, मेरे 3 लाख रुपए 30 लाख हुए, उसकी वैल्यू है 50 लाख रुपए। और देन यू कैन सी कि अगर मैं 5 years के लिए और इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं एडिशनल टॉपअप मारता हूँ 30 लाख प्लस नेक्स्ट 5 years के लिए मेरे 15 लाख रुपीज और इन्वेस्ट हुए, तो मेरी उसकी वैल्यू हो जाती है 1 करोड़। वही मैं पैसे को 20 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, टोटल मैं 60 लाख करता हूँ, उसकी वैल्यू हो जाती है 10% CAGR पे 1 करोड़ 80 लाख रुपीज। 12% CAGR पे इसकी वैल्यू हो जाती है 2.29। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम हम अपने गोल बेस्ड प्लानिंग अपना कर सकते हैं कि अपने को कितना कितना इन्वेस्टमेंट करना है। इससे क्या है, अगर हमें आइडिया भी रहता है कि पहले मेरे को अगर 8% मिल गया तो मेरे को इतनी वैल्यू बन सकती है, मेरे को 14%, जैसे मार्केट में 15% रिटर्न बना के दे दिया, तो सेम मेरे को 3.31 करोड़ जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था वो। प्लस देयर इज अ वेरी बिग गुड कैलकुलेटर SIP डिले कॉस्ट कैलकुलेटर, बिकॉज इंडियन का टेंडेंसी क्या है कि मैं अपनी हर चीज को डिले करूं। तो इसके लिए हमने क्या है SIP डिले कॉस्ट कैलकुलेटर्स बना रखे हैं। वो बताता है कि अगर आपने SIP को डिले करा 1 साल से भी, अगर आप 20-25 हजार की SIP कर रहे हो, अगर आप 1 साल से डिले करते हो, तो जहां पर आप 1 करोड़ 80 लाख रुपए बना रहे थे, वहीं आपको 1 करोड़ 61 लाख रुपए मिलेंगे। क्योंकि क्या है, जो स्टार्टिंग का पैसा होता है उसको ज्यादा टाइम मिलता है कंपाउंडिंग के लिए, तो अपने को SIPs और इन्वेस्टिंग में डिले नहीं करना चाहिए। स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो, बट अपने को स्टार्ट करना चाहिए। देन देयर आर वेरियस प्लानर्स, एजुकेशन के लिए मेरे को कितना पैसा चाहिए, रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप टूल्स पे जाके आप SIP प्लानर्स के थ्रू आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट गोल्स के लिए। प्लस किसी को टैक्स सेविंग करना है, सेव टैक्स ELSS की मेरे को टैक्स सेविंग करना है, तो मेरा कितना टैक्स बचेगा, तो वो भी आप देख सकते हो यहाँ से। देन आई टोल्ड यू कि डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स होने चाहिए कि अपने पैसे को, अगर मैं सोच रहा हूँ 25 मेरे को 30,000 का SIP करना है, तो अपने गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग रहना चाहिए कि मेरे को इतना बच्चों की एजुकेशन के लिए लगाना है, इतना 10,000 मेरे रिटायरमेंट के लिए। तो इसका आपका लाइफ क्या सिंपल रहेगा कि मेरा गोल, की लोग क्या करते हैं, लोग पैनिक हो जाते हैं कि मार्केट नीचे आ गया, बट मार्केट नीचे आया और आपका गोल दूर है, बल्कि आपके लिए तो वेल एंड गुड प्रॉफिटेबल सिचुएशन है, क्योंकि आपको सस्ते रेट पे यूनिट्स मिल रही हैं। और प्लस मेरा ये बोलना होगा कि जब भी आपका गोल है, तो गोल से 1 से 2 साल पहले पैसे इक्विटी से डेट में मूव हो जाने चाहिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स एक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अनसर्टेन है, बट लॉन्ग टर्म में उनका ट्रेंड जो है पॉजिटिव है, वो आगे चल के भी देखेंगे। ये सेंसेक्स का जर्नी है। सेंसेक्स का जर्नी मैंने आपको बताया था कि 100 से स्टार्ट हुआ था, फिर 50,000, 55,000, तो बहुत सारे बीच में सीन्स भी आए, जबकि मार्केट अप हुआ, डाउन हुआ। तो मार्केट का ट्रेंड अगर आप देखोगे, लॉन्ग टर्म ट्रेंड में सब पॉजिटिव अप ट्रेंड भी, बट शॉर्ट टर्म में अप्स डाउन चलते रहेंगे, पहले भी हुए हैं प्लस आज भी होंगे। तो बट अगर मैं SIP इन्वेस्टर हूँ, मेरा गोल मेरा लॉन्ग टर्म का है, तो मैं अच्छा रिटर्न बना सकता हूँ और मेरे को मार्केट की वोलेटिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन ये
दिखाया कि सेंसेक्स ने कितने रिटर्न्स दिए हैं। तो जनरली लोग बोलते हैं इक्विटी मार्केट रिस्की है, तो रिस्की मैं बोलूंगा कि लॉन्ग टर्म इक्विटी मार्केट्स आर जनरली नॉट रिस्की। ये 10 इयर्स का अगर मैंने पीरियड देखा तो 10 इयर्स में आउट ऑफ 32 ऑब्जर्वेशंस ओनली 1 ऑब्जर्वेशंस में नेगेटिव रिटर्न आया, जो कि मार्च 2020 का था। दैट वाज एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ऑफ कोविड। उसके खाली एक ही सिनेरियो मार्केट नेगेटिव। अगर 12 साल का पीरियड लेता हूँ, किसी ने 12 साल के इन्वेस्ट किया तो उसको हर सिनेरियो में पॉजिटिव रिटर्न ही आया। 15 इयर्स में पॉजिटिव है। 5 इयर्स के सिनेरियो में 3 टाइम्स नेगेटिव हुआ था। वन वाज 2008 में जब सब प्राइम प्राइसेस और क्रैश आया था, फिर 2020 और एक सिनेरियो और था। तो आउट ऑफ 37 इंस्टांसेस ओनली 3 इंस्टांस में ही आपका नेगेटिव रिटर्न आया है। तो जहां भी अपना नजरिया जो है लंबा है, वहां पर हम इक्विटीज में पैसे डाल सकते हैं, और अपना जितना लंबा गोल होगा उतना अपने को रिस्क ऑफ नेगेटिव के चांसेस बहुत लीस्ट हो जाएगा, इफ आई विल से इनफैक्ट नेगेटिव। और अगर मैं एसआईपी कर रहा हूँ, एसआईपी में अगर आपने जब मार्केट नीचे और आपने टॉप अप कर दिया तो वो तो वेल एंड गुड सिचुएशन, आप बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हो। जनरली इंडियन इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशंस क्या होता है, इंडियन ओवरऑल आई विल से इन्वेस्टर थिंक्स कि इक्विटी मार्केट मिलेगा स्ट्रेट लाइन 12%, 12%, 12%। अगर किसी का इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन 12% है तो सोचेगा मैं तो 12 ऐसा रिटर्न आएगा। बट इक्विटी मार्केट्स आर नॉट सो। इक्विटी मार्केट्स में आपको प्लस भी होगा, नेगेटिव भी होगा, बट ट्रेंड विल बी द अप ट्रेंडिंग ओनली। सो जस्ट लाइक -5, 22, 4, 13, 17 प्लस 57। जैसे लास्ट ईयर में अगर आप देखोगे सेंसेक्स अभी 12, निफ्टी 12,400 से अभी 16,000 पे आ गया है। तो कई ऐसे मौके होंगे जहां पर आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, और वो एग्जैक्टली टाइम करना इज बिट क्रिटिकल। तो बेटर है कि अपने को इन्वेस्टिंग करते रहना, और जब मार्केट नीचे हो तो उसको वहां पर लमसम और टॉप अप कर दिया। और कुछ अच्छे मौके हैं वो अपने को मिस नहीं करने, क्योंकि ये देखा गया है कि बहुत कुछ दिन ऐसे हैं मार्केट में जिसने बहुत सब्सटैंशियल रिटर्न्स बना के दिए। तो एटलीस्ट अपने को इन्वेस्टेड रहना है। देन इक्विटी मार्केट्स कैसे मूव करते हैं? इक्विटी मार्केट्स आर अ फंक्शन ऑफ मोस्टली प्रॉफिटेबिलिटी, की उसका अंडरलाइन इज कि स्टॉक्स ने कितना रिटर्न बना के दिया, और सेंसेक्स का कितना अर्निंग्स पर शेयर है, सेंसेक्स की कितनी अर्निंग्स है, वही डिटरमाइन करता है मार्केट का प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, दो ग्राफ्स दिखेंगे, एक ब्लू लाइन और एक ऑरेंज लाइन। तो ये डिटरमाइन कर रहे हैं सेंसेक्स अर्निंग्स, कि सेंसेक्स का अर्निंग्स भी बढ़ रहा है और मार्केट भी बढ़ रहा है। तो जनरली ये नंबर इन लाइन रहते हैं। तो मार्केट रेंजेस बिटवीन 15 पी टू 40 पी के नियर अबाउट रेंज करती है इक्विटी मार्केट्स। तो अपने को अर्निंग्स को भी ट्रैक करना है कि मार्केट के अर्निंग्स क्या है, उसके बेसिस पे हम बोलते हैं इक्विटी मार्केट अप जा रहा है तो उसका बेसिस पे कुछ लॉजिक्स होते हैं। प्लस गोइंग फॉरवर्ड अगर हम बोलते हैं कि इक्विटी मार्केट अप जाएगा तो एस्टिमेटेड है कि भाई कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंक्रीज होगा, कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी होगा, नए प्रॉफिट्स, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट काफी डिक्लाइन है, रेरा आया है, बैंकिंग रेगुलेशंस में चेंजेस आए हैं, बैंक्स के एनपीएस अब पहले से कम हो रहे हैं, ग्रोथ और रिकवरी आ रहा है। तो बहुत सारे अंडरलाइन फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे सेंसेक्स का अर्निंग्स आता है, उसकी बेसिस पे ही मार्केट जनरली ड्राइव होती है। तो अपने को लगता है कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊंचा है, प्राइस इक्विटी, प्राइस टू बुक बहुत ज्यादा है, तो हमारा एसेट एलोकेशन का इंपॉर्टेंस इज वेरी मच, कि अपना डेट इक्विटी में एलोकेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। Then what should be ideal tenure of SIP? SIP जनरली हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए ही होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि SIP के रिटर्न्स क्या हैं। तो जनरली ये देखा गया है कि किसी भी इन्वेस्टर ने अगर 5 से 7 साल के ऊपर SIP करा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टॉक SIP में, म्यूचुअल फंड्स और एवरेज कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर क्या है, 5 से 7 साल से ज्यादा किसी ने इन्वेस्ट करा है SIP में, तो वहाँ निगेटिव रिटर्न्स के जनरली निल चांसेस हैं, और पैसे अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी ही बना के दी है। तो जितना लंबा रखेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट है। अब म्यूचुअल फंड्स को जान लेते हैं कि अब मैंने बात करी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक इंट्रोड्यूस कर रखे हैं, प्लस अदर देन दिस आर आल्सो फंड्स जस्ट लाइक इक्विटी फंड्स में लार्ज कैप, मिड कैप, वैल्यू, कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से में क्या इन्वेस्टिंग करना चाहिए। देन डेट फंड्स में ड्यूरेशन वाइज होता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा, गिल्ड फंड, जीसेक, मनी मार्केट, क्रेडिट रिस्क, शॉर्ट टर्म,
मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंड्स रहते हैं सारे इन्वेस्टर्स। डेट फंड्स आर more safe instruments but require a proper portfolio tracking and all, कि इसका पोर्टफोलियो का ट्रैकिंग का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी टैक्स एफिशिएंट होते हैं और इन्वेस्टर्स को अच्छा एफडी से ज्यादा रिटर्न्स बना के देते हैं, बट ट्रैकिंग आई विल से कि बहुत उसका रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो गया कि रिटायरमेंट, चिल्ड्रन फंड, हाइब्रिड में हो गया कि जिसके अंदर डेट भी है और इक्विटी है, वो हाइब्रिड फंड्स हो गए। बैलेंस एडवांटेज, इक्विटी सेविंग funds, just like SBI is also going to launch one fund like this. And then I will say कि investing क्या है कि investing में आपकी लाइफ साइकिल में बहुत सारे चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ साइकिल में, तो अपने को फंड का रिव्यू और गाइडेंस की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि कब मेरे को कौन से फंड में जाना चाहिए, एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए। तो उस तब वहां पर एक एडवाइजर का रोल काफी ज्यादा आ जाता है ट्रैक करने में सारी चीजों को कि आपके अकॉर्डिंग क्या सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। देन एसेट एलोकेशन होता है 100 माइनस एज रूल, कि आपका जितना एज है उससे आप 100 माइनस एज के अकॉर्डिंग आप इक्विटी में इन्वेस्टिंग कर सकते हो। आपका पोर्टफोलियो क्या है, इक्विटी, गोल्ड, बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट, सारे इन्वेस्टमेंट्स में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। प्लस आपकी एज वाइज मैटर करता है कि अगर आप यंग एज के इन्वेस्टर हो, आपके पास कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, आपका गोल लंबा है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा जा सकते हो। आप 50 या 60 45 से ऊपर कैटेगरी में हो तो आपके पास बॉन्ड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स का एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए कि वहाँ आप सेफ्टी के लिए आपका ज्यादा है। प्लस अगर किसी के पास जेठालाल टाइप का इन्वेस्टर है, जेठालाल के पास ऑलरेडी बहुत सारे पैसे हैं, तो उसको फंड्स का इतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लस वो थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेके एक्स्ट्रा रिटर्न बनाना चाहेगा, तो वो मिड कैप, स्मॉल कैप में भी जा सकता है। प्लस वहां भी क्या है कि वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो ट्रैकिंग का रिक्वायरमेंट वहां भी काफी ज्यादा आ जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लाइफस्टाइल ऑफ इन्वेस्टर और प्लस प्रॉपर टाइमिंग एंट्री एंड एग्जिट, अपने को एसेट एलोकेशन करना चाहिए। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। देन जो मैंने टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग बोला था, तो मैंने आपको बताया कि इक्विटी जनरली लोग क्या सोचते हैं, म्यूचुअल फंड्स का मतलब 100% इक्विटी। म्यूचुअल फंड्स का मतलब एक पूल है कि जहाँ पर लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, देन फंड मैनेजर्स टू मैनेज देयर मनी। तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जैसे मैं बात करता हूँ कि हाइब्रिड फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड का, तो ये इक्विटी और डेट में अपने अकॉर्डिंग मूव करते रहते हैं कि जब मार्केट सस्ता है, महंगा है, तो जब सस्ता होगा तो ज्यादा इक्विटी ले लेंगे, महंगा है तो इक्विटी कम लेंगे। सस्ता महंगा कैसा है, उसकी बहुत सारे वैल्यूएशन के टूल्स हैं। देन इक्विटी फंड्स क्या करते हैं, नियर अबाउट बैलेंस फंड्स जनरली, इक्विटी हाइब्रिड फंड्स जनरली इक्विटीज में 65% ज्यादा रखते हैं, इनका टैक्सेशन जो है इक्विटी वाला टैक्सेशन होता है, और डेट में 0 से 35 तक के एलोकेशन रखते हैं और पीरियोडिक रीबैलेंसिंग होता है। तो मतलब सारा पैसा मेरा इक्विटी में भी नहीं है, और फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स के लिए ये ऑप्शन वो इसकी तरफ जाते हैं। देन कॉम्बिनेशन रहता है इक्विटी और डेट के बीच में, कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाता है और एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रहता है, प्लस टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स एफिशिएंट है। तो बैलेंस फंड्स किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल होता है, कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, जो ज्यादा इक्विटी वोलेटिलिटी नहीं ले सकता, वो जा सकता है। जिसको कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए प्लस रिस्क थोड़ा मॉडरेट चाहिए। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो, आप चाहते हो कि नहीं मेरे को टैक्स सेविंग भी हो जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे रिटायर्ड पर्सन है जो लेसर इक्विटी एलोकेशन चाह रहा है, और या फिर कि आप कुछ लाइफ इवेंट के लिए अपना कुछ प्लानिंग कर रहे हो, तो आप तब भी जा सकते हो। प्लस एक वंडरफुल चीज जो है वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब मैंने जहां पहले बात करी कि पैसे को लगाने की, अब पैसे को निकालने का, जो अगर मेरा गोल अचीव हो गया तो मेरे को पैसे को विड्रॉल चाहिए, तो उसके लिए ऑप्शन हो गया सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। और बैलेंस फंड्स के साथ चलिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो बैलेंस फंड्स क्या रहते हैं कि आपको SWP का ऑप्शन देते हैं। SWP में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जैसे आपने SIP से पैसे डाले 20-20 हजार, 25-25 हजार, प्लस SWP आप पैसे आप निकाल भी सकते हो अपने सिस्टमैटिकली मंथली ऑप्शन के बेसिस पे। तो उसमें रेगुलर इनकम आती है, आपको एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाता है, और टैक्स पॉइंट में टैक्स एफिशिएंट भी है। टू गेट मोर डिटेल्स मैं आपको और अगर स्पेसिफिक चाहिए तो मैं और बेटर एक्सप्लेन कर दूंगा। रीजंस क्या है कि जो SWP का कि आइडियल सॉल्यूशन जहां पर अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन, आपको अभी इन्वेस्टमेंट हॉराइजन डिसाइडेड नहीं है, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से डाल सकते हो। आपको हर मंथली आपको बच्चों का स्कूल का फीस देना है, या फिर आप रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हर मंथली आप चाहते हो 50,000 चाहिए, उस
उसलिए आप कर सकते हो टैक्स एफिशिएंट और इन्फ्लेशन को भी बीट करते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको गोल्स बताया कि आपको हॉलीडे के लिए प्लान करना है, ईएमआई देना है, इंश्योरेंस प्रीमियम्स देने के लिए, मंथली एक्सपेंडिचर और आफ्टर रिटायरमेंट, इन सब के लिए आप प्लान कर सकते हैं। एंड देन लोग क्या सोचते हैं कि राइट वे क्या है लॉन्ग टर्म वेल्थ का, जो हम पहले बता चुके हैं। बाय पोटेंशियल विनिंग स्टॉक्स मार्केट्स आर जनरली मोर रिस्की फॉर यंग इन्वेस्टर्स है जिनको एक्सपीरियंस नहीं है और परफॉर्मेंस किसी का सगा नहीं है। जनरली सेड कि आप जैसे रिलायंस, DHFL, PC ज्वेलर्स, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसने इन्वेस्टर्स का पैसा बर्बाद किया है। उनसे कि बहुत डिक्लाइन हुआ है उनके पोर्टफोलियोज में, जिन्होंने पोर्टफोलियो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लिया। तो अपने को क्या है, अगर हम स्मार्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग करते हैं, क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाएंगे, तभी हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। टाइमिंग मार्केट लोग क्या करते हैं कि टाइम करने का कोशिश करते हैं कि मैं बिल्कुल लोएस्ट वैल्यू पे लूंगा। तो अपने को मार्केट को टाइम नहीं करना है, डिसिप्लिन वे ऑफ पोर्टफोलियो अचीव करना है। तो इससे क्या है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। प्लस अगर मेरे पास एक सब्सटैंशियल गोल है जिसके लिए मेरे को पैसा इकट्ठा हो गया है, तो भी हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के थ्रू भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। देन सारथी जरूरी है, मीन्स कि सारे, जैसे अगर आप कोई भी बड़े लोग हैं अगर वहां तक पहुंचे हैं, तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स बनने के लिए देयर इज अ वेरी बिग रोल ऑफ सारथी और एडवाइजर, जो कि आपको पॉइंट ऑफ व्यू में गाइड करता रहे कि अब आपका एलोकेशन कैसा होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट कैन बी गुड, प्लस वो मॉनिटर कर रहा है पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को। तो उसके सारथी का बहुत बड़ा रोल है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में आई विल से कि इंश्योरेंस का रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सारे प्लानिंग करी पूरी SIP इन्वेस्टमेंट्स, बट कुछ अनसर्टेन इवेंट हो गया, तो उसमें क्या है, अपने को हॉस्पिटल में या कोविड या किसी भी XYZ रीजन से अपने को सारे पैसे अपने चले गए, या फिर क्या होता है, जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं ले रखा वो किसी और से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, रिलेटिव से लोन लेते हैं, फिर उस लोन को चुकाते रहते हैं। तो कुछ पैसे देकर अपने वहां पे रिस्क को हेज कर सकते हैं इंश्योरेंस के थ्रू। तो वेल्थ प्रोटेक्शन भी करना है अपने को, वेल्थ क्रिएशन भी करना है, और इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट काफी बड़ा है फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो लाइफ में दो बड़े रिस्क होते हैं, एक तो है लिविंग लॉन्ग का तो हमने प्लानिंग कर लिया। लिविंग लॉन्ग करे तो मैं सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स, SIP, म्यूचुअल फंड्स ये सब करूंगा। जहां मेरे को दूसरा रिस्क है कि डाइंग अर्ली का मीनिंग क्या हुआ कि लोगों को रिस्क है कि कोई पहले एक्सपायर ना हो जाए, कि मेरा जो फाइनेंशियल अर्निंग मेंबर है, तो उसके लिए क्या है, लोग हेल्थ टर्म इंश्योरेंस कराते हैं। उसमें कुछ प्रीमियम उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को दिया, 15-20,000 जो भी एक्स अमाउंट है उनकी एज के अकॉर्डिंग। और इंश्योरेंस प्रीमियम टर्म प्लान जितना आप जल्दी कराएंगे उतना आपको कम प्रीमियम देना पड़ता है, और क्योंकि जैसे एज बढ़ता है तो रिस्क ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो किसी ने अगर टर्म प्लान करा रखा है, तो अगर मिस्टर एक्स नहीं रहते हैं, तो एटलीस्ट 1 करोड़ अगर उनके पास आ गया, तो फिर 5-6% इंस्ट्रूमेंट में भी रखते हैं, तब भी उनका गोल जो उनकी फैमिली एटलीस्ट उसको उस पैसे को यूज कर सकती है। बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि आपने अपने आप को हेज कर लिया, कि इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कवर नहीं कर सकते, बट फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट अपने पार्ट पे सेफ्टी है उनके घर के और बच्चों के लिए। तो इसलिए इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो देर आर डिफरेंट ऑप्शंस जिसके थ्रू हम इंश्योरेंस है, HDFC, टाटा, ICICI, देन हेल्थ के ऑप्शंस हो गए। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। देन आई विल से कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में आपको रिटर्न और रिस्क एपेटाइट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, आपको मैनेज करना। एंड देन देयर इज वन मोर थिंग, रूल ऑफ 72। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग। रूल ऑफ 72 बोलता है किसी भी नंबर को अगर हम 72 से डिवाइड करते हैं, तो वो बता देता है कि कितने साल लगेंगे मेरे पैसे की वैल्यू को डबल होने में। तो अगर मैंने सेविंग बैंक में रखा जहां पे मेरे को इंटरेस्ट रेट 2% मिल रहा है, तो मेरे को 36 साल लगेंगे। अगर सेविंग बैंक में 3% का इंटरेस्ट है, तो मेरे को 24 साल लग जाएंगे 1 लाख की वैल्यू को 2 लाख में। 6% वाला FD जो पहले दे रहा था 6%, आज तो 5% है, और नेट ऑफ टैक्स 3.5 तक है, तो मेरे को 12 साल लगेंगे। और जहां पर अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी में मेरे को 12% रिटर्न आ गया, तो जनरली मेरे पैसे की वैल्यू हर 6 ईयर में पैसे की वैल्यू मेरी डबल हो जाती है। तो डिफरेंट सिनेरियोज ले रखे हैं कि अगर मैं सेविंग बैंक में रखता हूँ तो 24 साल लग जाएंगे, 36 साल का मतलब 2021 का
2057 की वैल्यू डबल होगी। तो ये चेंज हो सकता है इक्विटी मार्केट्स के बेसिस पे जैसा मार्केट परफॉर्म करेगा, बट इट्स अ जनरल फॉर्मूला की जो यूज करते हैं। देन आई हैव टॉक्ड टू अबाउट स्टैटिस्टिकल एसेट एलोकेशन। स्टैटिस्टिकल एसेट एलोकेशन क्या होता है? 100 माइनस एज रूल्स मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए काम आ सकता है कि अगर कोई इन्वेस्टर है, यंग एज ऑफ इन्वेस्टर है, 100 माइनस एज आप खुद ही डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपको कितना मैक्सिमम एक्सपोजर इक्विटी में आप रख सकते हैं। तो अगर 25 इयर्स का पर्सन है, उसका इक्विटी एक्सपोजर 75% इक्विटी एक्सपोजर वो रख सकता है। अगर मैं इसको 35 इयर्स कर देता हूँ तो 35 इयर्स वाला पर्सन 65% ऑफ द एलोकेशन इक्विटी में कर सकता है। अगर मैं बोलता हूँ 35 एज ईयर पर्सन हैजिंग 1 करोड़ ऑफ ओवरऑल एसेट्स में उसका रियल एस्टेट, कैश, गोल्ड एक्सेट्रा सब कुछ लाके एग्जांपल दिया है, तो मैक्सिमम 65 लाख रुपीस इक्विटी में कर सकता है। देन उसका जब एज इंक्रीज हो जाएगा, जब वो 55 इयर्स की एज में आएगा, तो थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग करेगा, जब वो भी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ ज्यादा जाना चाहेगा, तो वहां पर से इक्विटी होगा 100 माइनस 45 ही मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकता है। तो उसकी अगर पहले 2.5 करोड़ है तो 1 करोड़ 12 लाख का इक्विटी में जा सकता है। फिर जैसे और उसका एज बढ़ा तो उसका इक्विटी एक्सपोजर और कम हो जाएगा। इट्स जस्ट एग्जांपल। ये डिफरेंट सिनेरियोज पे चेंज होता रहेगा। तो इंडियंस आर मोस्टली अंडर इक्विटी, इंडियंस हमेशा अंडर इक्विटी ही रहते हैं, वर्सेस जो बाहर की कंट्रीज में क्या है, इक्विटी का पोर्शन वो लोग ज्यादा रहते हैं। प्लस दिस कैन चेंज ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, किसकी क्या नीड है, तो डिफरेंट चेंज वारी भी कर सकता है ऑन 25, 30, 35 डिफरेंट। मैं आपको बताता हूँ कि एसआईपी काम कैसे करता है। तो ये मैंने एग्जाम्पल ले रखा है कि एबीसी एक फंड ले रखा है एक्सिस का। तो इसमें जो एसआईपी मैंने आपको दिखाया था, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि किसी कोई 5,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऑनवर्ड्स। तो 5,000 रुपीज इन्वेस्ट किए और एनएवी था 25 रुपीज, तो आपको 199 यूनिट्स अलॉट हुए और करेंट वैल्यू है आपकी 18750। तो आपकी टोटल ऑन कितना मिल गया आपको? 175% रिटर्न यहाँ पर होगा। तो डिफरेंट रिटर्न्स अगर मैं देखता हूँ, टोटल डिफरेंट एसआईपीज पे आपने इतने रिटर्न्स बनाए। एवरेज ओवरऑल रिटर्न कितना मिला आपको? 28% के आसपास। इन्वेस्टमेंट हुआ 76,000, इसकी करंट वैल्यू 97,000। ये वो सिनेरियो मैंने ले रखा है जब मार्केट नीचे था, तो तब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने भी इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया। दीज आर सुपर नॉर्मल। ये हर बार ऐसा नहीं होगा कि एवरेज रिटर्न जो इक्विटी मार्केट से आना चाहिए 20-22%, 10 से 12% चलिए एक रीजनेबल रिटर्न रहता है। देन एक दूसरा फंड लेता हूँ। दूसरा फंड जो है, मैंने सेम चीज, सेम पीरियड, सब कुछ सेम चीज करा है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा था कि इससे पहले अगर एसआईपी किसका 1200 चल रहा है एग्जांपल, और उसमें उसको ये एनईवी आ गया ना, ये नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए, और करंट एनईवी उसका ये चल रहा है 43 रुपीज। 1200 का एसआईपी था, मार्च मार्केट नीचे था, 2 मार्च को मार्केट नीचे था, 1200 का एसआईपी चल रहा है, और तो इसमें 30 रुपीज के एनएवी से इसकी वैल्यू हो गई, करंट वैल्यू है 1700 प्लस। अगर कोई इन्वेस्टर टॉपअप कर लेता है, टॉपअप का मतलब क्या, जो मैंने आपको बताया कि जब मार्केट नीचे है तो इक्विटी में ज्यादा परचेज कर लेना चाहिए। तो जिसने कि यहाँ 10,000 रुपीज डाले 22 रुपए एनएवी पे, आज एनएवी पे 43 रुपीज, तो एक साल में उसको नियर अबाउट 90% का यहाँ पर रिटर्न आ गया। और फिर उसमें क्या हुआ कि एसआईपी अमाउंट को भी इंक्रीज भी कर सकते हैं। आपको अपना गोल अगर जल्दी पूरा करना है तो एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज भी कर सकते हो। इससे पहले 1200 है, इसमें भी 2,000 रुपए कर दिया, प्लस लमसम टॉपअप भी कर दिया। तो इसमें 3 चीज ली है। एक, पहले ही तो टॉपअप मारा है, दूसरा एडिशनल इन्वेस्टमेंट करा इक्विटी में, तो उसकी वजह से कितना ओवरऑल रिटर्न आ गया इस पोर्टफोलियो में? 48% का रिटर्न आया, वर्सेस ऊपर वाले पोर्टफोलियो जहां ट्रेडिशनल कर रहे थे वहां पर 28% रिटर्न आया। तो ऐसे हम अपने रिटर्न्स को बढ़ा भी सकते हैं। प्लस इसमें नेक्स्ट चीज ये भी कर सकते हैं, अगर मेरा इक्विटी का एलोकेशन अभी ज्यादा हो गया तो मैं इक्विटी से डेट में भी स्विच कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग स्टाइल। ओवरऑल पोर्टफोलियो में से 35% का रिटर्न हो गया। ये जस्ट एस्टिमेट मैं आपको समझा रहा हूँ कि मतलब कैसे इक्विटी और एनईवी काम करता है। तो आपको यूनिट्स अलॉट होती हैं, आप ऐसे करंट प्राइस वगैरह पूरा देख सकते हो, और प्लस एसेट एलोकेशन के साथ अपने पोर्टफोलियो का मैनेज कर सकते हो। Then there is another concept of market cap to GDP। अगर आपको पता होगा तो अभी जैसे इंडिया का मार्केट कैप है $3 ट्रिलियन,
near about, and GDP is $2.7 trillion. सो कि जनरली ये नंबर जो है इन बिटवीन इन लाइन रहता है. हम अभी भी यूएस से काफी हमारा कम है. यूएस इज ट्रेडिंग अबाउट 18-19 ट्रिलियन डॉलर, हम 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स पे. तो इंडिया एज ओवरऑल हैज ह्यूज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ. एंड देन अगर मैं ये बात बताऊंगा कि इक्विटी मार्केट से रिटर्न्स कैसे थे, तो इंडिया की इकोनॉमी भी कभी 0.25 ट्रिलियन डॉलर, 0.5, 1, 2, 2.5 ऐसे थी. तो अगर मैं 0.5 से देखता हूँ, जिसने बहुत ही अर्ली एज इन्वेस्टर है, जिसने पहले पैसे लगाए, तो जब इक्विटी मार्केट्स 0.5 ट्रिलियन डॉलर पे हो गए होंगे, इक्विटी मार्केट में इंडिया का जीडीपी जब इतना हो गया होगा, तो अपने को 100% का रिटर्न मिल गया. जब 0.25 से 1 पे आया तो 400% रिटर्न. इसी तरह से इक्विटी मार्केट्स का ओवरऑल रिटर्न बना है. तो व्हेन आई विल से कि इंडियन इक्विटी मार्केट सब इंडियन एज अ ओवरऑल इकोनॉमी विल गो टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. तो इक्विटी मार्केट्स एंड ओवरऑल सारी कंट्री की बहुत सारी कंपनीज ग्रोथ पोस्ट करेंगी, प्रॉफिट्स आएंगे, तो वहां पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर को रिटर्न बन सकता है अच्छा. बट स्टिल यू हैव टू मैनेज योर एसेट एलोकेशन. आपका रिस्क एपेटाइट क्या है कि मार्केट्स में अप डाउन्स भी आएंगे, उस वोलेटिलिटी के साथ आपको चलते रहना है. तो ये कुछ है कि म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स कि किस किस कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स ने क्या क्या रिटर्न्स बना के दिए और कैसे वेल्थ क्रिएट करके दिया. ये एग्जांपल ये है 10 years 10 लाख की किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट डाला तो उसका रिटर्न कितना हुआ कुछ कुछ फंड्स में. अगर 15% कुछ फंड्स ने से 13, 14, 15% CAGR का ग्रोथ किया, तो 10 years में उसकी 13% CAGR से ग्रो किया, तो उसकी 10 लाख की वैल्यू इज 35 लाख. 14% जिसने ग्रो किया उसने 10 लाख की वैल्यू 38 लाख. 15 years में उसकी वैल्यू 63 लाख, 63 लाख, 64 लाख. तो डिफरेंट लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स को ले रखा है. तो इसमें आपको एविडेंट होगा कि जो जितने लंबे समय तक रुका है उसको प्रॉफिट उतना ज्यादा बन रहा है. यहाँ पर 10 लाख की वैल्यू 5 years में 18 लाख, 10 years में 35 लाख, 15 years में 66 लाख. Then there is mid cap sort of large. तो if I take on flexi cap category of funds, तो वहां पर कितना रिटर्न बना के वहां पर लार्ज कैप से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न बनाए हैं, 14%, 13%, 15%. तो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फंड्स होते हैं, ये रिटर्न्स बनाए 10 लाख के, 37 लाख, 71 लाख, 84 लाख. तो डिफरेंट अलग अलग है. बट ये इज अ नॉट गारंटी रिटर्न्स. इट्स अ जो मैंने आपको बताया था इक्विटी मार्केट्स में ऐसे रिटर्न्स बने, तो फंड्स ने भी इतना रिटर्न बनाया है ओवरऑल इन्वेस्टर वाइज. ये जेठालाल टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा एग्रेसिव लिया और एक्स्ट्रा और वैसे. तो यहाँ पर पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी और रिस्क भी ज्यादा है, तो ये हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ही है. और रिटर्न्स कैन वेरी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कि आपने कब डाला है. जिसने लोअर रेट पे डाला है उसको ज्यादा प्रॉफिट आएगा, जिसने ऊंचे रेट पे डाला है उसको कम आएगा. जो SIP करा, एवरेज करा, तो वहाँ एवरेज इन्वेस्टिंग आपको बन जाएगी. तो these are just only numbers that you see कि past में ऐसा रिटर्न आया है. Market returns depends on various substantial factors, उसके basis पे. तो it's just a illustration and for education purpose only. Then SIP data you can check from here. You can go to tools, SIP calculators. From there you can check various SIPs. That's all from my side. Thanks for giving me time. And so if you have any further queries on any topic, you can reach out to us.